बहुत सारे क्वेश्चंस है मन में, जो डाउट है वो सब भी क्लियर हो जाता है। तो वही हिसाब से जस्ट 5 मिनट हम बात करेंगे। आज का जो हम लोग का अवेयरनेस का टॉपिक है उसका नाम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग। मतलब आपके लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, बोर्ड टाइम में आप लोग का जो कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी आपका ठहर गया है, लेकिन उसके बाद बच्चा 1.5 महीने 2 महीने या 3 महीने हो रहा होगा और ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। वो लोग आपने देखा होगा कि आपके साथ भी कभी कभी हुआ होगा, जैसे कंसीव हो गया है लेकिन आपका कंसीव होने के बाद 1.5-2 महीना ही हुआ है लेकिन ब्लीडिंग शुरू हो गया। तो अगर कंसीव होने के बाद अगर आपका ब्लीडिंग शुरू हो जाता है तो आपका मिसकैरेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग। मतलब पहले कंसीव होने के पहले 3 महीने के अंदर अगर आपका ब्लीडिंग हो जाता है तो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है कुछ, तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग बोलते हैं। उसमें आपका मिसकैरेज होने का चांसेस रहता है। तो कौन कौन सा कारण है जिसमें आपका कंसीव होने के पहले 3 महीने के अंदर ब्लीडिंग होता है, बता पाएंगे आप? तो पहला तो जैसे मैंने बताया थ्रीटन एबॉर्शन। थ्रीटन एबॉर्शन मतलब मिसकैरेज होने का चांसेस अगर रहता है तो होता है। सेकेंड इंडिकेशन है, सबसे जो डेंजरियस चीज़ है उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, कोई बता सकता है? यस, गुड। तो अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में रह गया, क्या होता है ना, आपका जो सो बच्चादानी है, बच्चादानी के दोनों साइड में 2 ट्यूब रहता है जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। नॉर्मली हम लोग का जो बच्चा कंसीव होने के बाद वो यूट्रस में बढ़ना चाहिए, बच्चेदानी के अंदर वो बढ़ना चाहिए। अगर बच्चेदानी में अगर नहीं रह के वो प्रेगनेंसी अगर ट्यूब में रह जाता है तो ट्यूब में क्या बढ़ पाएगा? क्या ट्यूब में बढ़ नहीं पाएगा, कुछ टाइम के लिए बढ़ेगा, उसके बाद वो ट्यूब को रप्चर कर देता है। और रप्चर होने के बाद हैवी ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है पेट के अंदर, तो जिसके कारण मदर को रिस्क रहता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है बोल के कैसे पता चलेगा आपको? अगर कंसीव होने के बाद आपको स्पॉटिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो आपको डाउट करना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, क्योंकि उसमें लाइफ रिस्क रहता है। अगर इमीडिएटली आपका नहीं आएंगे तो सारा ब्लड आपका ब्लीडिंग होकर चला जाएगा। तो हमने देखा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैं जो लैप्रोस्कोपी करता हूँ तो वो टाइम में जो रप्चर होके आते हैं मेरे पास 2-3 लीटर ब्लड खाली पेट के अंदर से निकलता है, इतना ब्लीडिंग होता है। तो इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, लाइफ रिस्क है। तो इसीलिए जिन लोगों का भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कुछ रिस्क रहता है तो इमीडिएटली आपको आके मिलना है। कब आपको पता चलेगा एक्टोपिक होने का चांस है बोल के? अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, आपको पेट में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको मुझे मिलना है। तो कैसे पता चलेगा एक्टोपिक है कि बोल के? कंफर्म कैसे करेंगे? बाय अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके हम देख लेंगे कि आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर रप्चर नहीं हुआ है तो उसको मेडिसिन देके, मेथोट्रेक्सेट बोल के एक मेडिसिन होता है, उसको देके हम मैनेज कर सकते हैं। अगर रप्चर हो गया है तो इसको इमीडिएटली लैप्रोस्कोपी करना पड़ता है। लैप्रोस्कोपी मतलब मशीन से दूरबीन ऑपरेशन बोलते हैं ना, दूरबीन ऑपरेशन पे एक छोटा सा होल करके मैं जो जितना ब्लीडिंग है उसको निकाल देता हूँ, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है उसको बंद कर देता हूँ। कभी कभी अगर जो ट्यूब रप्चर हो गया होगा तो एक साइड का ट्यूब भी निकालना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का 2 ट्यूब रहता है। तो एक ट्यूब डैमेज हो गया तो एक ट्यूब को निकालना पड़ता है, लेकिन एक ट्यूब निकालने के बाद भी सेकेंड ट्यूब अगर ठीक है तो आपको नेक्स्ट टाइम में दूसरा ट्यूब से भी आपका कंसीव हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर अदर कौन सा काज है जिसमें एक बोलते हैं सबक्यूरेनिक हीमाटोमा बोलते हैं। अगर जो बच्चेदानी के पास एक प्लासेंटा बोलते हैं, जहाँ पे आपको ब्लड सप्लाई होता है बच्चे को, प्लासेंटा के पास अगर कभी कभी ब्लीडिंग होता है तो वहाँ पे भी आपका सबक्यूरेनिक हीमाटोमा होता है, देन ऑल्सो भी ब्लीडिंग होने का रिस्क है। और क्या इंडिकेशन है? और जैसे आपका डिफरेंट सर्विकल कॉज है, बच्चेदानी के मुंह में कोई दिक्कत है, उसमें भी आपका ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। और एक इम्पोर्टेंट कॉज है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉज। इम्यूनोलॉजिकल कॉज में क्या है? जैसे आपका लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपका कोई आपको घर में कोई गेस्ट आता है,
कोई गेस्ट आता है तो उसको आप पहचानते हैं, देन ओनली आपको उसको घर के अंदर आने देते हैं। किसी को अगर नहीं पहचानते हैं, अननोन है, उसको घर के अंदर लाते हैं क्या? नहीं लाते। तो उसको घर को लाने के लिए आपको उसको पहचानना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम लोग का बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है कोई चीज़ अगर बॉडी नहीं पहचानता तो उसको बॉडी उसको अलाउ नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसे ही आप लोग को अगर बच्चा जो कंसीव हुआ है उसको अगर आपका बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पहचान नहीं पाएगा, तो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इसको एक इम्यूनोलॉजिकल एक इम्बैलेंस या ऑटो इम्यूनिटी जैसे एक बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, उसका प्रॉब्लम होने से ये होता है। दैट इज कॉल्ड ए इम्यूनोलॉजिकल कॉज, मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो आपका बच्चे को आपका बॉडी पहचान नहीं पाया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। इसलिए बहुत टाइम में आपने देखा होगा, मतलब कंसीव होने के बाद भी आपका मिसकैरेज हो जाता है। क्यों होता है? आपका बॉडी उसको रिसीव नहीं किया। उसके लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं, कॉज देखते हैं, क्यों ऐसे मिसकैरेज हुआ देखते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए दवाई देते हैं। उसके बाद आपका कंसीव होता है। एक बार मेरे पास एक प्रेगनेंसी आई थी, उसका 5 बार मिसकैरेज हुआ था। उनका इम्यूनोलॉजिकल कॉज था। फिर उनको हमने दवाई दिया 2 महीने का बाद, फिर वो नॉर्मली कंसीव किए और डिलीवरी भी नॉर्मली हुआ उनका। तो ये हो गया आपका इम्यूनोलॉजिकल कॉज। और एक कॉज में भी मिसकैरेज होता है जिस टाइम में, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल कॉज, जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज में क्या है? जैसे जो बच्चा कंसीव हुआ है वो डिफेक्टिव होगा अगर, तो बॉडी कोई डिफेक्टिव चीज़ को बढ़ाने नहीं देता, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चे जो कंसीव हुआ है उसका कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसको हम एनोप्लॉइडी बोलते हैं। एनोप्लॉइडी मतलब वो डिफेक्टिव बच्चा है, तो बॉडी उसको पहचान देता है पहले से और उसको रिजेक्ट कर देता है, नहीं ये बढ़ेगा तो बाद में दिक्कत होगा। तो उसको बॉडी अपने आप ही उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं एनोप्लॉइडी। तो ये क्रोमोसोमल कॉजेस में भी ऐसे होने का चांसेस है। तो दीज आर द सम ऑफ द कॉज जिसमें आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत लोगों का मिसकैरेज होता है, ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है, ये आपको मालूम होना पड़ेगा। तो अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होता है तो ऐसा नहीं कि सारा प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाएगा, उसको हम थ्रीटेन एबॉर्शन बोलते हैं। अगर थ्रीटेन एबॉर्शन में अगर इनिशियली आप जल्दी चले आते हैं मेरे पास, तो कुछ प्रेगनेंसी को हम उसको मेंटेन करके रख पाएंगे एक्स्ट्रा मेडिसिन इंजेक्शन देके। अगर इसलिए आपको जिस टाइम भी ब्लीडिंग होता है कंसीव होने के बाद इमीडिएटली आके मुझे मिलना है। जिन लोगों का पहला ब्लीडिंग होता है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको? पहला तो चीज़, अगर कंसीव होने के बाद ब्लीडिंग होता है तो आपको रेस्ट में रहना है, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट। आपको हेवी वर्कलोड नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होना है, संबंध नहीं रखना है, रिलेशन नहीं रखना है। उसके बाद आपको लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना है। आपका अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ज़्यादा दूर का रास्ता, जर्किंग नहीं होगा, जैसे पेट में ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। ये सब आपको परहेज सब करना पड़ेगा, प्रिकॉशन सब लेना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे मैं मेडिसिन इंजेक्शन देता हूँ जिन लोग का ऐसे ब्लीडिंग होने का चिक्स रहता है, जिसको हम प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन बोलते हैं। मैंने बहुत लोगों को भी दिया होगा, देखना जिन लोगों का मैंने आईवीएफ भी किया है, आईवीएफ में भी कंसीव कर रहे हैं, जिन लोगों का बार बार मिसकैरेज हो रहा है, उनको मैंने बहुत सारे इंजेक्शन भी देता हूँ। वो क्यों देता हूँ? सबको ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का नेचुरली कंसीव किया है उसको इंजेक्शन इतना ज़रूरत नहीं होता, लेकिन जिन लोगों का थोड़ा आईवीएफ में हुआ है, जिन लोगों का थोड़ा मिसकैरेज होने का ज़्यादा रिस्क है, पहले उनका मिसकैरेज हुआ है, उनको थोड़ा ज़्यादा मैं इंजेक्शन देता हूँ, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जैसे और एक बार मिसकैरेज ना हो। उसके लिए हमारे पास जितना भी ऑप्शन है सारा हम ट्राई करते हैं, जैसे ये प्रेगनेंसी को कोई दिक्कत ना हो। हम लोग प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन देते हैं। प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट हिसाब से आपका काम करता है। आप लोगों को ये लेकिन अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, जिन लोग का भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसीव होने के बाद ब्लीडिंग होता है तो इमीडिएटली आपको मिलना है। मिलने के बाद हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करके हम देख लेते हैं कि पोजीशन क्या है, ये एक्टोपिक है या सप्रोनिक हेमोरेज है या आपका थ्रीटेन एबॉर्शन है, क्या दिक्कत है। आपको एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करने से पता चल जाता है। नॉर्मली आई डू ए ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, नीचे से अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे अच्छा दिखता है और क्लियरली डायग्नोसिस बहुत अच्छे से होता है। तो इसमें आपका पता चल जाएगा तो आपके लेवल में क्या प्रिकॉशन लेना है। जैसे आपको रेस्ट में रहना है, हेवी वर्कलोड नहीं करना है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। उसके बाद जो भी दवाई मैं बता रहा हूँ उसको आपको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। तो ये सब आप प्रिकॉशन लेंगे तो अगर थोड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हुआ होगा फिर भी हमको बच्चे को हम
बचा सकते हैं, उसको सर्वाइव कर सकते हैं। अगर